हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आईए का जो पेपर हुआ था आपका इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट का जो आपका पेपर हुआ था, आईए का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उस पेपर की अपन चर्चा करने वाले हैं। वापस से आपका जो नया आईए का एग्ज़ाम है वो जनवरी 2024 में होने वाला। उससे पहले आप इस पैटर्न को ज़रूर देखें कि आईए का जो पेपर बना था किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, करंट अफेयर से, राजस्थान जीके से, कंप्यूटर से, रीजनिंग से, मैथ से, तो आपके कैसे सवाल पूछे गए, बिल्कुल आप इस पैटर्न को ज़रूर देखें, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें राजस्थान जीके के सवाल हल करेंगे, फिर बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन भी मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मज़ार फ़करी किस ज़िले में स्थित है, आपको बताना है। तो देखो, मज़ार फ़करी जो आपकी स्थित है ना, वो बिल्कुल डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह है जो कि डूंगरपुर के गलियाकोट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है आपको याद रखना, गलियाकोट। ठीक है, इसे मज़ार फ़करी के नाम से भी जाना जाता है, इसे सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान वर्तमान की बात कर लूँ तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय, जो कि एक मुस्लिम संप्रदाय है, के सैयद फ़खरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल भी है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स लगता है और गोबर के जो कंडे होते हैं ना, उन खेले जाने वाली होली के लिए भी आपका गलियाकोट प्रसिद्ध है। और सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह यानी गलियाकोट पे जो उर्स लगता है, कब लगता है तो आपको याद रखना 27 मुहर्रम को लगता है। कौन सी तिथि को? 27 मुहर्रम को। ठीक है, ये मुहर्रम आपका इंग्लिश क्या मुस्लिमों का मंथ है, तो 27 तारीख, मुहर्रम मंथ की 27 तारीख को आपका बिल्कुल फ़खरुद्दीन का उर्स लगता है। कहाँ लगता है तो गलियाकोट के अंदर लगता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पहले अपन केवल राजस्थान जीके ही हल करेंगे, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन फर्स्ट अपन केवल राजस्थान जीके हल करेंगे। सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा मैं, पहले राजस्थान जीके कंप्लीट कर लेते, फिर ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको हल करवा दूंगा। ये आ गया 72। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको प्रजामंडल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ आपको संस्थापक दिए हुए। तो सिरोही का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, करौली का त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर का आपका मीठालाल व्यास हो जाएगा, और अलवर का आपका लादाराम व्यास। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलवर का लादाराम व्यास नहीं है, बाकी सिरोही का गोकुल भाई भट्ट है। ठीक है, करौली का त्रिलोकचंद माथुर है, जैसलमेर का आपका मीठालाल व्यास है। अलवर प्रजामंडल की मैं बात कर लेता हूँ। तो अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और इस प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, एक तो पंडित हरि नारायण शर्मा, दूसरा कुंज बिहारी मोदी। ठीक है, दो व्यक्ति थे, पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा ही अलवर प्रजामंडल की स्थापना आपकी की गई थी। ये बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं सिरोही प्रजामंडल की बात कर लेता हूँ। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी आपकी 23 जनवरी 1939 को हुई थी। कब? 23 जनवरी 1939 को हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? तो गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में सिरोही प्रजामंडल का गठन आपका किया गया था। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ कौन सी, करौली प्रजामंडल की। देखो, करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी आपकी, वो भी 1939 में हुई। कब हुई थी? 1939 के अंदर हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। किसने करी थी? तो त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह द्वारा करौली प्रजामंडल का गठन किया गया था। आपके 3 व्यक्ति है, वापस से याद रखना, इनका संबंध करौली प्रजामंडल से। त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। ठीक है, ये 3 व्यक्ति जिन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना 18 अप्रैल 1939 को की थी, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं जैसलमेर प्रजामंडल की बात कर लूँ तो जैसलमेर प्रजामंडल की आपकी जो स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 15 दिसंबर 1945 को। मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
अपनी जगह के अलावा दूसरी जगह जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना, वो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो जोधपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी आपको याद रखना, जोधपुर के अंदर हुई थी। इसके अलावा देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की 1945 में हुई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की बात कर लो तो 1946 में। जयपुर प्रजामंडल 1931, बूंदी प्रजामंडल 1931, कोटा प्रजामंडल 1934, धौलपुर प्रजामंडल 1936, बीकानेर प्रजामंडल 1936, शाहपुरा प्रजामंडल 1938, अलवर प्रजामंडल 1938, सिरोही प्रजामंडल 1939, बिल्कुल आपको याद रखना। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939। तो ये सारे प्रजामंडल आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से, सॉरी गाइस 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है, आपको बताना है। तो मीरा पुरस्कार का जो संबंध है ना, बिल्कुल किससे है, साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो मीरा पुरस्कार जो दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। याद रखना आपको, राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, 28 जैन यानी आपका जनवरी, 28 जनवरी 1958 को राजस्थान साहित्य अकादमी की आपकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो इस अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, वो मीरा पुरस्कार है। मीरा पुरस्कार के अंदर 75,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा आपका, मीरा पुरस्कार। कितनी राशि दी जाती है, 75K, 75,000 रुपये इस पुरस्कार के तहत आपको दिए जाते हैं। जबकि देखो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में हुई थी, जबकि पहला मीरा पुरस्कार जो दिया गया था 1959-60 में दिया गया था, डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था। किसको, डॉक्टर रामानंद तिवारी को आपका दिया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते अगला क्वेश्चन क्या है। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है, वह क्षेत्र है कौन सा है, तो आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन सा क्षेत्र है। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा भी टफ नहीं है अगर अच्छे से आपने पढ़ा हो तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खादर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ, चूँकि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना कि उत्तरी मैदान को 4 भागों में आपका बांटा जा सकता है। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से आपका, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। भादर, भारत के उत्तरी मैदान की बात कर रहा हूँ है ना, भाबर। दूसरा आपका तराई, तीसरा आपका बांगर, भांगर है ये, बांगर नहीं भांगर, और खादर। ठीक है, इसे बांगर भी कहते हैं और भांगर भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भाबर होता है, भाबर क्या होता है, तो भाबर के बारे में अपन जान लेते हैं। भाबर हिमालय से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढालों से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है और इससे एक मैदान का निर्माण होता है। इसे भाबर कहा जाता है। ये एक उपजाऊ मैदान आपका होता है। अब मैं आपको तराई के बारे में बता देता हूँ। तराई आपका क्या होता है, शिवालिक की ढाल से होकर आने वाली सभी नदी प्रणालियां भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियां फिर से निकल आती हैं। इससे एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में घने जंगल और वहां वन्य प्राणी निवास करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने के पश्चात
पाकिस्तान से आए शरणार्थी कृषि योग्य भूमि देने की आवश्यकता थी, अतः कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल के बहुत से भाग को काटा जा चुका था। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आपका तराई हो गया। तराई के बाद में बात कर लेता हूँ बांगर, ठीक है, जिसे आप भांगर भी कहते हैं, इसका ये हो जाएगा आपका बांगर, है ना। बांगर जो है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग कौन सा, आपका बांगर। इसका निर्माण पुराने जलोढ़ से हुआ है। ये क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर अवस्थित है। ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इस निक्षेप को स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकड़ आपका कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आखिर में आपका बच गया खादर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है, खादर। खादर क्या होता है, तो बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। ये उपजाऊ मैदान होते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से आने के कारण का पुनर्निर्माण होता है। या गहन खेती के लिए आदर्श है। उपजाऊ मैदान होने के कारण बड़ी संख्या में लोग या कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। यानी हर साल या मिट्टी का नवीनीकरण आपका होता है, कहाँ, खादर के अंदर। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो हुरडा सम्मेलन के बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1734 एडी के अंदर हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना 1734 एडी यानी ईस्वी आपकी, है ना। और एक्चुअल इसकी डेट अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको याद रखना 17 जुलाई 1734 के अंदर आपका हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ हुरडा सम्मेलन जो आपका आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था। ये हुरडा नामक जो स्थान पड़ता है ना, आपके वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना, हुरडा सम्मेलन आपका भीलवाड़ा में हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से सवाल जो बनता है ना आपका, ये बनता है कि हुरडा सम्मेलन में किन किन ने भाग लिया था, कौन कौन से राजाओं ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना, जयपुर से सवाई जय सिंह ने भाग लिया था, बीकानेर से जोरावर सिंह ने भाग लिया था, कोटक से दुर्जन साल ने भाग लिया था, जोधपुर से अभय सिंह ने भाग लिया था, और नागौर के बख्त सिंह ने भाग लिया था। बूंदी के दलेल सिंह ने भाग लिया था, करौली के गोपाल दास ने भाग लिया था, किशनगढ़ के राज सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वापस मैं एक बार बता देता हूँ, जयपुर से कौन आए थे, सवाई जय सिंह, बीकानेर से आपके जोरावर सिंह, कोटा से दुर्जन साल, और जोधपुर से अभय सिंह आए थे आपके। बिल्कुल आपको याद रखना, नागौर से आपके बख्त सिंह आए थे। कौन आए थे, बख्त सिंह। और कोटा से आपके जो आए थे वो कौन आए थे, दुर्जन साल आए थे। और करौली से बात कर लूँ तो आपके गोपाल दास, और किशनगढ़ से आपके जो आए थे कौन, किशनगढ़ से आपके आए राज सिंह। कौन आए थे, किशनगढ़ से आपके राज सिंह आए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। ये सारे जो 7 मैंने आपको व्यक्तियों के नाम बताए, राजाओं के नाम बताए, बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन में कोटा के किस शासक ने भाग लिया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए दुर्जन साल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता आपकी की गई थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना, महाराणा जगत सिंह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, महाराणा जगत सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना है, जगत सिंह सेकंड के द्वारा, है ना। हुरडा सम्मेलन एक अहदनामा तैयार किया गया था। इसमें क्या था कि सभी शासक एकता बनाए रखेंगे और एक का भी अपमान हो तो सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ये सारे राजाओं ने मिलकर ये अहदनामा तैयार किया था। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होगी तो हम मराठों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर देंगे, जिसके लिए सभी राजा अपनी सेनाओं के साथ मिलकर रामपुरा में एकत्रित होंगे। कहाँ एकत्रित होने का बताया, रामपुरा में, ठीक है। यदि कोई शासक किसी कारणवश नहीं आता तो उसको अपने बेटे या भाई को भेजना होगा। मराठों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुगल सम्राट की मदद लेने का प्रयास भी किया जाएगा। हुरडा सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, मराठा शक्ति पर नियंत्रण करना था। क्या था प्रमुख उद्देश्य, क्या था, मराठा शक्ति पर नियंत्रण करना था। लेकिन आपका हुरडा सम्मेलन सफल नहीं हुआ था। देखो इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। हुरडा सम्मेलन आपका असफल क्यों रहा था।
देखो, खानवा युद्ध के बाद पहली बार राजस्थानी शासकों ने अपने शत्रु के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन आयोजित करके एकीकृत होने या मोर्चा तैयार करने का प्रयास तो किया, किंतु दुर्भाग्य से वो हुरडा सम्मेलन जो कि आपका असफल रहा था, क्योंकि तत्कालीन जो राजपूत शासक थे ना आपके, उन्हें इतना घोर नैतिक पतन हो चुका था कि वह अपने ऐश्वर्य विलास यानी मौज मस्ती के अंदर ही डूबे रहते थे और आपसी जातीय झगड़ों को भूलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ को छोड़ना उनके लिए असंभव था। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार महाराणा जगत सिंह कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं था। इस कारण प्रभावशाली और क्रियाशाली नेतृत्व के अभाव के कारण आपका हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखते गुज्जर, ओगड़ जोगी, रावल जोगी और मीना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ओगड़ जोगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओगड़ जोगी, जो कटे हुए कान और जटा के परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। ये आपका एक करंट का आ गया, इसको मैं बता ही देता हूँ, है ना। लेकिन ये जो 77 आपका क्वेश्चन था ना, ये डिलीट हो गया था, ये आपका डिलीट कर दिया गया ये क्वेश्चन, तो इसकी मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं 78 का आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा। तो 1999, 2000, 1995, 1996, 2004-5 और या फिर आपका 2008 और 9। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। WPI के लिए आधार वर्ष आपका जो लिया जाता है वो 1999-2000 लिया जाता है। कौन सा? 1999-2000, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो सबसे पहले WPI यानी आपका होता है थोक मूल्य सूचकांक। ये होता क्या था? ये एक WPI होता है जो कि मुद्रास्फीति का एक माप होता है, जो लेन देन के शुरुआती चरणों में कीमतों को ट्रैक करता है। और होलसेल जो प्राइस होती है ना, उस सूचकांक थोक के स्तर पर थोक कमोडिटीज और कीमत के औसत परिवर्तन का अनुमान देता है, जिसका अर्थ होता है कि भाई उत्पाद को ट्रेडर के जो स्तर पर कीमत क्या है। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं मार्च 2023 में अपने सभी वस्तुओं का जो थोक मूल्य सूचकांक था वो कितना था, तो आपको याद रखना 387.49 रहा। कितना? 387.49 रहा, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, मार्च 2023 की मैं बात कर रहा हूँ आपकी। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खेल से संबंधित है आपका। कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शॉर्ट पुट से, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था, ये आपको बताना है। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो हिंदू ओलंपस कहा था, किसे कहा था, ये आपको बताना। टोडगढ़, ऊपर माल का पठारी बाग, माउंट आबू, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू। ठीक है, देखो माउंट आबू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इतिहास। माउंट आबू राजस्थान राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसकी ऊंचाई 1220 मीटर है। ठीक है, और कुछ गाइड्स में 1225 भी मिलती है। राजस्थान में माउंट आबू की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है। माउंट आबू की व्युत्पत्ति का जो नाम बात करते हो अर्बुदा से हुआ। ठीक है, अर्बुदा एक शक्तिशाली सांप है जिसने एक बार नदी को एक खाई से बचाया था। ठीक है, जिसने एक बार नंदी को, ये नदी नहीं है, नंदी को एक खाई से बचाया था। नंदी भगवान शिव के पवित्र बैल है। इसके अलावा माउंट आबू राजस्थान के पवित्र व्यक्ति और ऋषियों का घर है। एक किंवदंती कहती है कि यदि यही मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ करके अग्निकुल राजपूतों के वंश का निर्माण भी किया था। यज्ञ का आयोजन प्राकृतिक झरने के अलावा किया गया था, जो कि माउंट आबू राजस्थान के ठीक नीचे है। आबू के इतिहास की मैं बात कर लेता हूँ। तो माउंट आबू का सबसे पहला जो नाम है वो अर्बुदाचल था। क्या था? अर्बुदाचल। पुराणों में इस क्षेत्र को अर्बुदारण्य कहा गया। भाई अर्बुदारण्य, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और देवरा चौहान, जो देवड़ा चौहान वंश के राव लुम्बा द्वारा 1311 ईस्वी में माउंट आबू पर विजय कर परमारों के शासन को समाप्त कर दिया था।
और उन्होंने मैदान में राजधानी चंद्रावती में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूं। तो देखो, माउंट आबू एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला के उच्चतम छोर में हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। और गुरु शिखर माउंट आबू सबसे ऊंचा स्थान है। ये गुरु दत्तात्रेय का मंदिर भी आपका बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपकी ये नक्की झील भी बनी है, जो कि एक पवित्र झील है। इस झील में को महात्मा गांधी के खंडहरों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि गांधी घाट की संरचना के लिए या फैली हुई है। या टोड रॉक भी बनी हुई है, नन रॉक भी बनी हुई है। अचलेश्वर का महामंदिर भी आपका यही बना हुआ, गोमुख मंदिर भी आपका यही बना हुआ, दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी आपके माउंट आबू पे बने हुए हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। पीपल पन्ना है स्त्रियों का सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल पन्ना। जो पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना पीपल पन्ना आपका जो पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, आपका कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है पीपल पन्ना, आपका स्त्रियों के कान का आभूषण है ये। बिल्कुल आपको याद रखना कि कान के अंदर पहना जाता है। कान के मैं अन्य आभूषणों की बात करूँ तो देखो, झुमका, टॉप्स, कर्णफूल, सुरलिया, टोटी, ठीक है, बाली, ओगणिया, मुर्की और मोर फवर। ठीक है, मोर फवर ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है मोर फवर। ये भी आपका आभूषण जो है, गहना जो है, कान के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो गले के प्रमुख आभूषणों के, तो आपको याद रखना गले के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। झालर, कंठी, मटरमाला, ठुंसी, ठीक है, चंपाकली, हालरो, हंसली, पंचलड़ी, तिमणिया, तुलसी, पोत, मोहनमाला, मटरमाला, चंदनहार, मादलिया, बजंटी, हंसहार, खुगाली, खुगाली भी जो आपका गले में पहना जाता है, बलेवड़ा, हाकर, पोत, सरी, ये सारे जो आभूषण आपके गले के अंदर पहने जाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ सिर के प्रमुख आभूषण। सिर में एक तो आपका शीश फूल पहना जाता है, एक राखड़ी पहना जाता है, एक बोर पहना जाता है, एक टीकड़ा पहना जाता है, एक मेहमद पहना जाता है, एक मांग फूल पहना जाता है, एक मोडियो पहना जाता है। ठीक है, तो ये सारे आभूषण आपके सिर के अंदर पहने जाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 1964 के अंदर हुई थी। याद रखना आपको 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आपकी स्थापना हुई थी। रिड कोर की स्थापना कब हुई तो आपको याद रखना अक्टूबर 2004 को। ठीक है, अक्टूबर 2004 को आपकी रिड कोर की स्थापना हुई थी, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखो मैं राजस्थान के कुछ हाईवे आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। राज्य का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो NH15 था। कौन सा? NH15। अब इसके नए नाम की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका नया नाम जो हो गया आपका 68-11-62। ठीक है, ये इसका नया नाम हो गया। पहले NH जो नेशनल हाईवे 15 था, अब इसका नया नाम क्या हो गया? 68-11-62 हो गया। और इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 875 किलोमीटर थी। कितनी भी? 875 किलोमीटर, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। ठीक है, अब इसका नया नाम याद रखना आपको 68-11-62। जबकि राज्य की सबसे छोटे राजमार्ग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे छोटा राजमार्ग जो था कौन सा था? 71B था। ठीक है, अब इसका भी आपका नया नाम आ गया, बिल्कुल आपको याद रखना 919। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो गया? 919 हो गया। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो 4.7 थी। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे था। ठीक है, राज्य का सबसे व्यस्ततम कौन सा है? तो वो कौन सा अपना NH8 था। अब इसका नया नाम आ गया NH8 का। NH8 को नए नाम किससे जाना जाएगा? तो नेशनल हाईवे 48 और 58 के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है।
NH48, ठीक है, NH48 और 58 इसका नया नाम हो गया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है आपके उदयपुर जिले में, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई सवाई माधोपुर में आपको मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। 83वां क्वेश्चन है। देखो इसका संबंध किससे नहीं है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल राजसमंद से भी है, चित्तौड़ से भी, उदयपुर से है, लेकिन डूंगरपुर से इसका संबंध नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइनल आंसर की के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हत्ता कि आपके दिमाग में ये आता होगा कि माही नदी तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर, तो फिर डूंगरपुर पास में पड़ता है, लेकिन डूंगरपुर का माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से संबंध नहीं है। राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर से इसका संबंध है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है गाइस। तो ये अपने राजस्थान जीके के सवाल थे। अब मैं आपको पूरा पेपर इसका जो है हल करवा देता हूँ जल्दी से, है ना। सीधा अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो ये मजार फकरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। निम्न में से इसरो को कौन से मिशन लॉन्च पुनः निर्धारित रीशेड्यूल किया गया था, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल GSAT-11, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है, ये आपको बताना। तो तीसरा का जो है बिल्कुल डिलीट कर दिया गया, ठीक है। मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो देखो भारत की पूरे विश्व के अंदर कौन सी रैंक है, तो आपको याद रखना 10वीं रैंक है, जबकि राजस्थान की जो रैंक है भारत के अंदर वो 8वीं रैंक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र PIC की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1998 के अंदर इसकी स्थापना आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है। 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं गाइस। 2017 के दौरान IT गतिविधियों व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जी फेस्ट का आयोजन निम्न में से किन शहरों में किया गया, ये आपको बताना है। तो किन शहरों में किया गया ये आपको बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है कोटा उदयपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का क्या नाम है, जो यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में बनाने की सुविधा देती है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राजमेल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है, ये आपको बताना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ऐप, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसको डिलीट कर दिया गया फाइनली, ठीक है। निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस मुख्यालय स्थित है। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। VVPAT क्या है, ये आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है, ये आपको बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांग सारथी है क्या है, आपको बताना है। तो ये बिल्कुल एक मोबाइल ऐप है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा PSLV-C-39 की मदद से श्रीहरिकोटा में कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRNSS-1H, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे? तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्वराज हिंद, ठीक है, हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एबी डिविलियर्स सबसे तेज 8000 ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो एबी डिविलियर्स का जो रिकॉर्ड तोड़ा था किसके द्वारा तोड़ा गया था? बिल्कुल आपको याद रखना विराट कोहली ने, ठीक है, रन मशीन जिसे कहा जाता है विराट कोहली के द्वारा तोड़ा गया था। हाल ही के अंदर कल भारत और श्रीलंका का जो मैच हुआ था उसमें आपके विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी। तो विराट कोहली की ये 77वीं इंटरनेशनल सेंचुरी थी, ये भी आपको याद रखना। और 13,000 रन भी इन्होंने पूरे कर लिए। कितने? 13,000 रन कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? आपको ये बताना है। तो बिल्कुल आपको याद रखना द गाइड, ये जो पुस्तक है ना ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। गबन भी है, गोदान भी है, मानसरोवर भी है, लेकिन द गाइड जो पुस्तक है इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भूमि विक्रय, ठीक है, भूमि का विक्रय ये शामिल नहीं है। ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली कौन सी है ये आपको बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते कहाँ होते हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको याद रखना ये रोम के अंदर होता है आपका। बूटिंग जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है स्टोर्ड का होता है, ये रोम मेमोरी है ना, रैम में नहीं होता, ये आपका रोम के अंदर होता है, ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना है ये आपको बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग चक्र, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रोसेस डाटा और इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हुए क्या कहलाता है आपको बताना था। 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नॉलेज है ना। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉलेज, उसे नॉलेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर से एक ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर करती है, किसे स्टोर करती है आपको बताना। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो डाटा जो कभी नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गाइस, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, जो डाटा अक्सर बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ये वाला इसका बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में डाटाबेस को एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा .mdb है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ का लघु रूप यानी शॉर्ट फॉर्म क्या आपको बताना है। तो 28 का जो राइट आंसर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम ये आपको बताना है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है आपको बताना। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल देखते हैं। फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर, जो कि फर्स्ट लेयर होती है आपकी, है ना, ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यापारिक वेब ब्राउजर है ये आपको बताना। तो 30 का जो राइट आंसर है नेटस्केप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IPv6 एड्रेस का साइज होता है, तो इसका जो साइज होता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 128 बिट्स। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्व्स, तो आपका जो इसका 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SMTP, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एक वेब पेजों को दर्शाता है, तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री। नेक्स्ट 34, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है तो कहलाती है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इथरनेट किसका अलग नाम है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क लैन का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। द नॉर्मल स्पीड ऑफ इथरनेट इज़, यानी इथरनेट की सामान्य गति कितनी होती है आपको बताना है। तो बिल्कुल जो होती है 10 Mbps, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। यदि आप डेज लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा REL। विच ऑफ द, हाँ, इनमें से कौन सा कंटेनर टैग नहीं टैग है ये आपको बताना है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉडी, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंकर टैग ऐप पर हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है ये आपको बताना। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, HREF। नेक्स्ट देखते हैं, एक GIF इमेज में अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वेब बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब बग। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता, क्या कहलाता आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग कहलाता। क्या कहलाता? डाउनलोडिंग। अगला देख लेते हैं 42, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब सोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। 43, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है ये आपको बताना। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेटलमेंट। कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है आपको बताना। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा eBaycom, ऑप्शन नंबर डी। EFT होता है, EFT क्या होता है आपको बताना। तो EFT जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता है। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है, किसका। तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है आपको बताना। याहू, बिंगो, गूगल, विंडोज़। तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ जो है ना आपका बिल्कुल सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेटा सर्च इंजन। कौन सा? मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सर्च इंजन रिजल्ट पैच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टू फेस कमिट। वे स्टेटमेंट जो अपने आप में डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता कहलाता, क्या कहलाता। तो ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है ट्रिगर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी डाटाबेस के अंतर्निहित भाग जो कि किसी फेल्योर के पहले की स्थिति को रिस्टोर करता कहलाता, क्या कहलाता। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा रिकवरी स्कीम। ऑप्शन नंबर ए। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज, सिमुलेशन डेज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। नेक्स्ट, वेक्टर एंड डैश दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रास्टर। द रेशियो हिंदी में पढ़ लेते हैं। लंबवत बिंदु के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आस्पेक्ट रेशियो, यानी आस्पेक्ट अनुपात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर पे खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है, क्या कहलाता है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा बीकन, बीकॉन्स, बीकन।
ऐसी सुविधा जो उपभोक्ता को वो वस्तु है जो वो खरीदना चाहता है उसको ऑनलाइन खरीदने और उन वस्तुओं को भौतिक स्टोर यानी दुकान से ले जाने की अनुमति देता है, ताकि ई कॉमर्स की सुविधा और भौतिक खुदरा दुकानों को लाभ को पा सके। तो वह है, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्लिक एंड कलेक्ट। विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज मशीनों सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रेक एंड मोर्टार यानी ईंट और पत्थर स्टोर का वही डाटा जो ऑनलाइन स्टोर के पास है वह उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित तकनीक के तहत आती है। तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल MS वर्ड जो है आपका जावा कोड एडिटर नहीं है। इनमें से कौन सा GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है। तो 61 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विस्तृत कुंजी, स्ट्रोक और आदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी ये निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं। तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजिबल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश ऑडियो वीडियो संपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोध को संदर्भित करता है। तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्ट्रीमिंग स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए डैश बफर इज रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको बताना। तो 64 का देख लेते हैं अपन। पुनर्व्यवस्था, रीऑर्डरिंग, प्लेबैक, छटाई और प्रसारण। तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, प्लेबैक। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक डैश एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले सेकेंड बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ये आ गई है, रीजनिंग आ गई है। तो रीजनिंग आप देख लेना, ठीक है। ये अपन देख लेते हैं 70। राजस्थान में कौन सा लोक नाट्य मरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गंवरी नाट्य को मरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार हृदय रोगियों के लिए कौन सी नई निःशुल्क सुविधा आरंभ किया गया है, ये आपको बताना है। तो 71 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, एंजियोग्राफी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोग्राफी। ये मैंने करवा दिया वाक्य आपको, ये सारे करवा दिए, ठीक है गाइस, ये आपका पूरा हो गया। तो यहाँ से आपकी फिर ये करंट अफेयर और मैथ्स आ गए, तो यही तक ही था। तो आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग आप देख लेना, जो कि आईए की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना हो तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े। राजस्थान जीके के जितने भी सवाल आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रखा है उसने जितने भी मेरे ओल्ड पेपर है सारे ओल्ड पेपर देखे, आपकी राजस्थान जीके बिल्कुल कंप्लीट और मजबूत हो जाएगी। तो आज के पेपर को हम यही विराम देंगे। अगली क्लास में आपसे फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।